नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और गर्मागर्म मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। हाल ही में भारत और नॉर्वे के बीच एक ऐसा कूटनीतिक तनाव देखने को मिला है जिसने इंटरनेशनल मीडिया और कूटनीतिक हलकों में काफी हलचल मचा दी है। देखिए, एक मीडिया विश्लेषक के तौर पर हमारा काम सिर्फ ऊपर ऊपर की खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि उन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक परतों को उधेड़ना है जो इस विवाद के बिल्कुल सेंटर में हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कार्टून का मुद्दा है ही नहीं, ये ग्लोबल इमेज, पुरानी सोच और मीडिया कवरेज को लेकर एक बहुत बड़ी बहस है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का आधार यही एक सवाल है। अब आप खुद सोचिए, प्रेस की आज़ादी के नाम पर क्या इंटरनेशनल मीडिया में किसी देश की उसी पुरानी, पिछड़ी हुई छवि को बार बार दिखाना सही है, या फिर इसे महज एक पॉलिटिकल सटायर या राजनीतिक व्यंग्य मानकर इग्नोर कर देना चाहिए? आखिर वो लाइन ड्रॉ कहाँ होती है? यही वो बुनियादी सवाल है जो आज पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है, और इसी के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमने वाली है। ठीक है, तो इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। ओस्लो की घटना, उस कार्टून का गहराई से विश्लेषण, इसका कूटनीतिक प्रभाव, सपेरों से लेकर टेक लीडर्स तक का सफर, और आखिर में प्रेस की आज़ादी बनाम रूढ़िवादिता। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, ओस्लो की घटना। आखिर यह सारा बवाल शुरू कहां से हुआ? देखिए, घटनाओं का जो ये पूरा सीक्वेंस है ना, ये बहुत क्रूशियल है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन चल रहा था। वहां भारत और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों ने एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट दिया। अब जैसे ही नेता मंच से जा रहे थे, नॉर्वे की एक पत्रकार हेले लिंग ने पीछे से जोर से एक सवाल उछाला, जिसका जाहिर है कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफिंग हुई, जहां इन सवालों को लेकर तीखी बहस हुई। और फिर इसी गहमा गहमी के बीच नॉर्वे के एक बड़े न्यूज़पेपर आफ्टेनपोस्टेन ने वो विवादित कार्टून छाप दिया, जिसने सच में कूटनीतिक गलियारों में आग लगा दी। और वो सवाल क्या था? पत्रकार हेले लिंग ने जो पीछे से चिल्लाते हुए पूछा था, वो था, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते? अब दिलचस्प बात यह है कि उस सम्मेलन में ऑफिशियली किसी क्वेश्चन आंसर सेशन का कोई प्रोग्राम था ही नहीं, लेकिन इस एक सवाल ने प्रेस की आज़ादी और विदेशी नेताओं के जवाबदेही को लेकर एक सीधा टकराव पैदा कर दिया। इसी एक पल ने पूरी ट्रिप के दौरान एक अजीब सी टेंशन का माहौल बना दिया था। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, उस विवादित कार्टून का विश्लेषण। अब जरा इस कार्टून को ध्यान से डिकोड करते हैं, क्योंकि इसके सिंबल्स बहुत कुछ कहते हैं। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री को एक पारंपरिक सपेरे के रूप में दिखाया गया है, हाथ में बांसुरी है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि टोकरी से सांप की जगह एक फ्यूल स्टेशन का पाइप बाहर निकल रहा है। और इसके साथ जो ओपिनियन पीस छपा, उसका टाइटल भी कम भड़काने वाला नहीं था, एक चतुर और थोड़ा कष्टप्रद आदमी। मतलब साफ है कि यह भारत की एनर्जी पॉलिसी पर एक तंज था, लेकिन इसे दिखाने का जो तरीका था, वो सीधे सीधे उसी पुरानी, घिसी-पिटी और आपत्तिजनक औपनिवेशिक रूढ़िवादिता से जुड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है, इस कार्टून के छपते ही सोशल मीडिया पर तो जैसे भूचाल आ गया। अगर आप ग्लोबल ट्रेंड्स देखें तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नेटिजन्स का सीधा तर्क था कि भाई ये पत्रकारिता नहीं है, ये सिर्फ कॉलोनियल एरा का रेसिज्म या नस्लवाद है, जिसे कमेंट्री का चोला पहना दिया गया है। लोगों का मानना था कि वेस्टर्न मीडिया का एक हिस्सा आज भी भारत की आर्थिक और ग्लोबल तरक्की को पचा नहीं पा रहा है, इसीलिए वे बार बार उसी सपेरों वाले देश के स्टीरियोटाइप पर लौट आते हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, कूटनीतिक प्रभाव, यानी इस पूरे ड्रामे पर ऑफिशियल्स का क्या रिएक्शन रहा। अब इस नंबर 200 पर थोड़ा गौर कीजिए। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने इसी नंबर का हवाला देते हुए एक बहुत ही जबरदस्त तर्क रखा। उन्होंने बताया कि भाई अकेले दिल्ली शहर के अंदर ही अलग अलग भाषाओं में लगभग 200 न्यूज़ टीवी चैनल चलते हैं। इस एक आंकड़े से उन्होंने भारत के मीडिया लैंडस्केप और इसके विशाल लोकतांत्रिक ढांचे की तस्वीर पेश कर दी। ये अपने आप में एक सॉफ्ट पावर का बेहतरीन इस्तेमाल है, अपनी डेमोक्रेसी को उन इंटरनेशनल क्रिटिक्स के सामने डिफेंड करना जो अक्सर इन जमीनी हकीकतों को इग्नोर कर देते हैं। और उनका जवाब देखिए, एकदम सटीक और बेबाक। सीबी जॉर्ज ने उन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की सीधी आलोचना की, जो भारत की जटिलता को समझे बिना बस कुछ सिलेक्टिव और बायस्ड रिपोर्टिंग के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। उन्होंने साफ कहा कि बाहर के लोग बस कुछ एनजीओ की एकाध रिपोर्ट पढ़ लेते हैं और फिर सवाल पूछने आ जाते हैं। विदेश मंत्रालय का मैसेज एकदम क्लियर था कि वेस्टर्न मीडिया का एक सेक्शन सिर्फ नेगेटिव नैरेटिव चला रहा है, जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है।
चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, भारत का सपेरों से लेकर टेक लीडर्स तक का सफर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जरा इस पैटर्न को समझिए। 2022 में स्पेन के एक अखबार ला वानगार्डिया ने भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ दिखाने के लिए बिल्कुल इसी सपेरे वाली इमेज का इस्तेमाल किया था। तब भी बहुत बवाल हुआ था। और अब 2024 में नॉर्वे में फिर से वही कहानी दोहराई गई। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि वेस्टर्न मीडिया के एक हिस्से में आज भी भारत को लेकर एक खास तरह की जीनोफोबिक मानसिकता है, जहां वो हमारी मॉडर्न उपलब्धियों को भी उन्हीं पुरानी पिछड़ी हुई इमेजेस के जरिए ही दिखाते हैं। और इतिहास में ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। आपको शायद 2014 का वो न्यूयॉर्क टाइम्स का कार्टून याद हो, जब भारत ने मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेजा था। तब एक भारतीय को गाय के साथ एक एलीट स्पेस क्लब का दरवाजा खटखटाते हुए दिखाया गया था। या फिर 2015 का वो कार्टून जहां इंडियंस को सोलर पैनल्स को एक टेक्नोलॉजी के रूप में समझने के बजाय उसे खाते हुए दिखाया गया। मतलब तकनीक में हम कितने भी आगे निकल जाएं, हमें बार बार उसी एक रूढ़िवादी सांचे में फिट करने की कोशिश की जाती है। और इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए 2014 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण बहुत अहम था। उन्होंने खुद इस बात को पॉइंट आउट किया था कि भारत अब स्नेक चार्मर्स यानी सपेरों का देश नहीं, बल्कि माउस चार्मर्स यानी आईटी के दिग्गजों और कंप्यूटर माउस चलाने वालों का देश बन चुका है। दशकों की मेहनत से भारत ने अपनी ये नई ग्लोबल ब्रांडिंग की है। तो जाहिर है आज के मॉडर्न इंडियंस को इस तरह के पुराने और घिसे पिटे सिंबल्स का इस्तेमाल ना सिर्फ अजीब लगता है, बल्कि बहुत अपमानजनक भी लगता है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, प्रेस की आज़ादी बनाम रूढ़िवादिता। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग जियोपॉलिटिकल नजरिया देखने को मिलते हैं। एक तरफ नॉर्वे है, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 होने का दावा करता है और अपने पत्रकारों के इस आक्रामक रवैये को डिफेंड करता है। और दूसरी तरफ भारत है, जिसकी रैंकिंग इस इंडेक्स में भले ही 157वीं बताई जाती है, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शोर शराबे वाले और वाइब्रेंट मीडिया सिस्टम को चला रहा है। तो सवाल यही है कि क्या एब्सोल्यूट प्रेस फ्रीडम के नाम पर आप किसी दूसरे देश की सांस्कृतिक संवेदनशीलता को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं? वैसे इस पूरी डिबेट में एक और बड़ा ही मिस्टीरियस ट्विस्ट आया। इस कूटनीतिक झड़प के कुछ ही समय बाद वो सवाल पूछने वाली नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग, उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट अचानक से रहस्यमय तरीके से सस्पेंड हो गए। अब ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कहानी है, ये तो अपने आप में एक अलग मिस्ट्री है। लेकिन इस घटना ने इस पूरी बहस में एक और नई परत जोड़ दी है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो सब कुछ एनालाइज करने के बाद आखिर में बात इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर होने का मतलब ये है कि आप व्यंग्य के नाम पर दूसरे देशों के नेताओं के लिए जेनोफोबिक और औपनिवेशिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? पत्रकारिता के एथिक्स और कल्चरल रिस्पेक्ट के बीच बैलेंस कैसे बनेगा और ये तय कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ग्लोबल मीडिया और इंटरनेशनल कूटनीति दोनों को बैठकर बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर।